हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की जो क्लास है उसमें हम जो है गोविंद पारिक जी के तुलनात्मक अध्ययन का 41 नंबर का जो पेज है वो आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने जो है आप लोगों को द्वादश प्रसिद्धि आपकी जो नीरुवस्ती है उसके विषय में बता दिया था कि अमाउंट क्या होना चाहिए, स्नेह का, क्वाथ का, ठीक है, मधु का, सैंधव का, वो अपन लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। और साथ ही साथ महामर्म क्या है, मर्म त्रिमर्म क्या है, वो सब चीज़ भी अपन लोगों ने डिस्कस किया था। आज की क्लास में अपन जो है आगे का जो पॉइंट है वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है। तो नीरुवस्ती की जो मात्रा है, ठीक है, अनुवासन से 4 गुनी होती है। ठीक है, तो मनुष्य के लिए जब देते हैं, ठीक है, मनुष्य में जब दिया जाता है तो नीरुवस्ती की जो मात्रा है वो अनुवासन से 4 गुनी होती है। ठीक है, 4 टाइम आपकी एक्स्ट्रा होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि नीरुवस्ती की जो मात्रा है अनुवासन से 4 गुनी होती है मनुष्य के लिए जब मनुष्य में प्रयोग कर रहे हैं, और जानवरों में जब प्रयोग कर रहे हैं तो अनुवासन से 6 गुनी मात्रा होती है। ये आपको याद रखना है। न्यूरोवस्ती की मात्रा अगर मनुष्य में प्रयोग कर रहे हैं तो अनुवासन से 4 गुनी, और अगर जानवरों में प्रयोग कर रहे हैं तो अनुवासन से 6 गुनी बताया गया न्यूरोवस्ती की मात्रा। दोष अनुसार न्यूरोवस्ती की संख्या के विषय में बात करें तो वातज में न्यूरोवस्ती की संख्या 1 है, वातज दोष में। पित्तज जो है उसमें 2 बताया गया, और कफज जो दोष है उसमें 3 बताया गया। ये अच्छे रखने में लिए बताया। ठीक है, तो दोष अनुसार अगर न्यूरोवस्ती की जो संख्या वो बात करें तो वातज में 1, पित्तज में 2, और कफज में क्या है 3 बताया गया। कफ दोष में 3, पित्त दोष में 2, और वातज में 1 बताया गया। फिर वस्ती में औषध द्रव्य मिलाने के क्रम के विषय में बात करते हैं। तो वस्ती में औषध द्रव्य मिलाने के क्रम में आपका बोला गया है पूर्वम ही दग्ध मधु सैंधव दध्या मधु सैंधव तू स्नेह विनिर्मतो ततो अनुकल्पम। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले आपको मधु मिलाना है। ठीक है, जब वस्ती द्रव्य मिला रहे हो, ठीक है, वस्ती में औषध द्रव्य मिला रहे हो तो सबसे पहले मधु मिलाएंगे, फिर सैंधव सैंधव लवण मिलाएंगे, फिर स्नेह मिलाएंगे, और स्नेह के बाद में आपका जो कल्क है, ठीक है, कल्क को अपने को मेनली जो है उसमें डालना है। कल्क को डालने के बाद में जो क्वाथ में डाल करके, उसे क्या है क्वाथ में डाल करके वस्ती यंत्र द्वारा उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको सीक्वेंस याद रहना चाहिए। जो मधु है, ठीक है, इसके बाद में आपका जो सैंधव है, ठीक है, सैंधव लवण हो गया, उसमें क्या है आपको स्नेह को मिलाना है। ठीक है, स्नेह स्नेह को मिलाना है। उसके बाद में उसमें कल्क को डालेंगे। कल्क को डालने के बाद में क्वाथ द्रव्य में डाल करके जो वस्ती यंत्र है उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे आपका बताया गया है। फिर उसके बाद में इसी में ही उसके अंदर प्रयोग करेंगे। इसके अलावा मधु लवण स्नेह कल्क क्वाथ, ये क्या है आपका मालिश काक, ऐसे करके आप इसे याद कर सकते हो। ठीक है, ये जो आपका सीक्वेंस जो है, जो द्रव्य है औषध द्रव्य है उसको मिलाने का क्रम, तो मधु लवण स्नेह कल्क क्वाथ। ठीक है, तो मधु लवण स्नेह कल्क क्वाथ। ठीक है, तो इसका कोड क्या है मालिश काक करके आप इसे याद कर सकते हो। ठीक है, या फिर स्नेह लवण सॉरी मधु लवण स्नेह, ठीक है, कल्क और क्वाथ। ठीक है, ऐसे करके भी आप इसे याद कर सकते हो। ये इसका पासवर्ड रहेगा इस नोट्स का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं पशुओं में वस्ती पूटक के विषय में बात करते हैं। तो अगर पशु है, ठीक है, उसमें वस्ती पूटक जो है उसके विषय में अपन यहाँ पे बात करें तो पशुओं में जो वस्ती पूटक है तो किसका किसका अपन प्रयोग कर सकते हैं, कौन से पशुओं का। तो जैसे कि हाथी ऊँट हेतु, हाथी और ऊँट हेतु मेनली जो भेड़ तथा बकरी की वस्ती दिया जाता है ये चरक के अनुसार। ठीक है, तो पशुओं में अगर जो है वस्ती पूटक का प्रयोग कर रहे हैं तो हाथी और जो ऊँट है उस हेतु मेनली भेड़ व बकरी की वस्ती का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गाय व घोड़ा के लिए मेनली भैंस की जो वस्ती है वो दी जाती है, वस्ती का मेनली जो है प्रयोग किया जाता है। और भेड़ और बकरी हेतु मेनली जो आपके बैल है, ठीक है, बूढ़े बैल है, उसकी वस्ती का मेनली जो है प्रयोग किया जाता है। तो हाथी और ऊँट के हेतु अगर अपने को क्या है पशुओं में मेनली वस्ती पूटक यूज़ करना है तो उसके लिए अगर हाथी और ऊँट है उसके लिए भेड़ और बकरी की वस्ती, और गाय और घोड़े हेतु भैंस की जो वस्ती है वो दी जाती है, और भेड़ और बकरी के लिए बूढ़े बैल की वस्ती। फिर बात करते हैं इसका प्रमाण। तो जो हाथी है, अगर हाथी में दे रहे हो, ठीक है, तो वस्ती नेत्र का जो प्रमाण है वो 22 अंगुल होना चाहिए। नीरु वस्ती की जो मात्रा है वो 4 आड़क होनी चाहिए, तथा स्नेह वस्ती की जो मात्रा है वो क्या है 1/8 नीरु, यानी कि 2 प्रस्थ होने चाहिए। ठीक है, ये मिले आपका बताया गया है। ठीक है, तो हाथी हेतु अगर प्रयोग कर रहे हैं तो वस्ती नेत्र का प्रमाण 22 अंगुल, नीरु वस्ती 4 आड़क, ठीक है, स्नेह वस्ती की जो मात्रा है 1/8 नीरु और 2 प्रस्थ। ठीक है, ये जो है अपन होगा। फिर ऊँट के विषय में बात करें तो ऊँट के लिए अगर प्रयोग करें तो वस्ती नेत्र के जो प्रमाण है वो 18 अंगुल का होना चाहिए,
निरुवस्ती की जो मात्रा है वो 2 आणक बताया गया है। ठीक है, तो ऊँट की हेतु अगर 18 अंगुल जो वस्ती नेत्र है उसका प्रमाण, निरुवस्ती की जो मात्रा है वो 2 आणक बताया गया है, तथा स्नेहवस्ती की जो मात्रा है 1/8 नीरु यानी कि 1 प्रस्थ। फिर गाय व घोड़े के लिए प्रयोग कर रहे हो तो 16 अंगुल मेल्ली जो है वस्ती नेत्र का प्रमाण बताया गया है। तो गाय व घोड़े के लिए मेल्ली जो है आपका वस्ती नेत्र का प्रमाण 16 अंगुल बताया गया है। निरुवस्ती जो है उसकी मात्रा कितनी होगी गाय व घोड़े के लिए, तो 2/3 प्रस्थ। ठीक है, और आपका जो है स्नेह वस्ती की जो मात्रा है वो कितनी रहेगी, तो 1/8 नीरू मतलब 4 पल की मात्रा में स्नेह वस्ती का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर भेड़ व बकरी के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो वस्ती नेत्र की जो लंबाई हो 10 अंगुल होनी चाहिए। नीरू वस्ती की जो मात्रा है वो 1 प्रस्थ होनी चाहिए। ठीक है, और स्नेह वस्ती की जो मात्रा है वो नीरू का 1/8 यानी कि 2 पल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देन अपन आगे बढ़ते हैं। तो पशुओं में वस्ती नेत्र को लगभग 1/4 भाग गुदा में प्रविष्ट कराना चाहिए। ठीक है, अगर पशुओं में अपन वस्ती दे रहे हैं तो जो वस्ती नेत्र है उसको क्या है 1/4 भाग गुदा में प्रवेश कराना चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया। फिर अपन नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर बात करते हैं कि अष्ट महादोष कर भाव। अष्ट महादोष कर भाव टोटल 8 बताए गए हैं। उच्च भाष्य, ठीक है, मतलब ऊंचे ऊंचे जो आपका मतलब ऊंचा भाषण करने की वजह से, ठीक है, मतलब सॉरी उच्च भाष्य की वजह से क्या होता है आपका ऊर्ध्व भाग का जो रोग है वो उत्पन्न होता है। ठीक है, तो उच्च भाषण ज़्यादा जोर से बोलने की वजह से ऊर्ध्व भाग का रोग उत्पन्न होता है। रथ क्षोभ के कारण सर्व शरीर रोग उत्पन्न होते हैं। अति चक्रमण करने के कारण क्या होता है, मेनली आद्य शरीर का जो रोग है वो उत्पन्न होता है। एक आसन में बैठे रहने के कारण मध्य शरीर का जो रोग है वो उत्पन्न होता है। अजीर्ण में भोजन करने के कारण आमज जो रोग है उसकी उत्पत्ति होती है। अहितकर भोजन करने के कारण वात आदि जो है प्रकोपित हो जाते हैं। व दीवश स्वप्न के कारण जो कफज रोग है उसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो कफज रोग की मेनली उत्पत्ति होगी। और क्या है, मैथुन के कारण जो है क्षयज रोग की उत्पत्ति होती है। तो मैथुन के कारण मेनली क्षयज रोग की उत्पत्ति होती है, तो ये यहाँ पे बताया गया। तो अष्ट महादोष कर भाव के अंतर्गत क्या आता है, तो उच्च भाष्य, रथ क्षोभ, अति चक्रमण, एक आसन, अजीर्ण में भोजन, अहित भोजन, दीवा स्वप्न और मैथुन। ठीक है, तो ये अष्ट महादोष कर भाव आचार्य जो चरक है उन्होंने सिद्धि स्थान में बताया है। ठीक है, कि अगर उच्च भाषण करने की वजह से ऊर्ध्व जत्रुगत रोग हो जाएगा। ठीक है, रथ क्षोभ के कारण सर्व शरीर रोग होगा। अति चक्रमण करने के कारण आधे शरीर का रोग होगा। एक आसन में बैठने के कारण मध्य शरीर का रोग होगा। अजीर्ण में भोजन करने की वजह से आमज रोग की उत्पत्ति होगी। अहितकर भोजन करने की वजह से वात आदि जो दोष है वो प्रकोपित हो जाएगा। और दीवश स्वप्न के कारण जो कफ रोग है वह उत्पन्न होगा। और मैथुन, अत्यधिक मैथुन करने के कारण क्षय रोग की उत्पत्ति होगी। तो ये यहाँ पे बताया गया, ये आपको याद रखना है। पर शिरोविरेचन के विषय में बात करते हैं तो शिरोविरेचन है सर्वप्रथम शिरो प्रदेश का स्वेदन करते हैं। ठीक है, शिरोविरेचन में भी क्या है, सर्वप्रथम शिरो प्रदेश का स्वेदन करते हैं आचार्य चरक के अनुसार। अगर प्रबल दोष है तो 3 जो है नस्य अपने को उत्तम बताया गया है। ठीक है, उत्तम मात्रा है। अगर मध्यम दोष है तो 2 नस्य जो है वो मध्यम मात्रा है। ठीक है, और अल्प दोष है तो 1 जो है आपका हीन मात्रा है। ये शिरोविरेचन के लिए मैंने बताया गया। प्रबल दोष में 3 नस्य, मध्यम दोष में 2 नस्य और अल्प दोष में 1 नस्य। फिर नस्य का परिमाण के विषय में बात करते हैं, परिणाम जो है। ठीक है, तो प्रतिमर्श जो नस्य है उसकी जो मात्रा है वो 2 बूंद बताई गई है। तो प्रतिमर्श नस्य की मात्रा 2 बूंद बताई गई है। अवपीड़क नस्य की जो मात्रा है उत्तम जो है वो 8 बूंद, मध्यम जो है वो 6 बूंद, सॉरी उत्तम जो है वो 8 बिंदु। ठीक है, मध्यम जो है वो 6 बिंदु और आपके हास्व जो है वो 4 बिंदु बताया गया है। ठीक है, अवपीड़क नस्य की मात्रा, अवपीड़क नस्य की मात्रा है 8 6 4 8 6 4 8 6 4। ठीक है, उत्तम मध्यम हास्व, उत्तम मध्यम हास्व ऐसा करके याद करना, 8 6 4 उत्तम मध्यम हास्व। ये क्या है, अवपीड़क नस्य की मात्रा है। मर्स जो नस्य है उसकी मात्रा के विषय में बात करें तो मर्स नस्य की जो मात्रा है वो कितना बताया गया है, तो उत्तम के लिए 10 बिंदु, मध्यम के लिए 8 बिंदु और हास्व के लिए 6 बिंदु। तो 10 8 6 10 8 6 ये क्या है आपका जो मर्स नस्य है उसकी मात्रा बताई गई है। तो 10 8 6 10 8 6। ठीक है, उत्तम मध्यम हास्व। ठीक है, प्रतिमर्श जो नस्य है उसकी मात्रा 2 बूंद बताई गई है। तो ये आपको याद रखना है। पर सुश्रुत अनुसार शस्त्रों के कर्म के विषय में बात करते हैं। तो सुश्रुत के अनुसार जो आपका शस्त्र है, ठीक है, उसके कर्म के विषय में अपन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है सबसे पहले तो शस्त्रों के ही नाम यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, क्या क्या जो है शस्त्र के नाम यहाँ पे बताए गए हैं, तो यहाँ पे आपको जो है
मंडलाग्र हो गया, करपत्र हो गया, ठीक है। इसके अलावा मुद्रिका, अर्धधार, उत्पल पत्र, ठीक है, नख शस्त्र, वृद्धि पत्र, आरा, कुठारिका, वेतस पत्र, व्रीहिमुखी, अटिमुख, सरारीमुख, व्रीहिमुख, अंतर्मुख, सूचीमुख, कुर्च, इसके अलावा कुशपत्र, वाड़िश, दंत शंकु, ठीक है, एषणी, सूची और करपत्र, ठीक है। तो ये जो सुश्रुत के अनुसार जो शस्त्र हैं, ठीक है, उसके विषय में अपन बात कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे अपन जो कार्य है, ठीक है, यहाँ पे आपका 1 मिनट रुको, ठीक है। यहाँ पे आपका धार के विषय में बताया गया है, इसको मैं बता देता हूँ, इसको आप थोड़ा सा नोट आउट कर लेना, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हैं सुश्रुत के अनुसार जो शस्त्र है, उसके कर्म के विषय में अपन बात कर रहे हैं, तो उसको आपको थोड़ा सा नोट आउट करना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिखने के लिए भूल गया, ठीक है। कौन से जो शस्त्र होते हैं वो कौन से कर्म को मेनली करता है, उसको आपको थोड़ा सा नोट आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे ही बोलूँगा, आप उसे नोट आउट कर लेना। अगर कुछ छूट जाएगा तो उस कंडीशन में क्या है, आप जो लेक्चर है उसको रिपीट करके चीज़ों को जो है वापस एक बार देख लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके मंडलाग्र के विषय में बात करते हैं, ठीक है। जो आपका मंडलाग्र जो शस्त्र होते हैं, 1 मिनट है। तो यहाँ पे आपका जो मंडलाग्र शस्त्र होते हैं, ठीक है, उसके विषय में मेनली अगर बात करें, वो कौन से कर्म को करते हैं। तो जो मंडलाग्र जो शस्त्र होते हैं, उसके सहायता से अपन जो है लेखन तथा छेदन, इसके लिए मेनली प्रयुक्त किया जाता है। तो लेखन तथा छेदन कर्म के लिए मेनली जो आपका जो मंडलाग्र शस्त्र है, ठीक है, उसका मतलब यहाँ पे आपका मंडलाग्र हो गया, ठीक है, और आपका करपत्र हो गया, दोनों को क्या है अपन छेदन और लेखन के लिए प्रयोग करवाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ को आप थोड़ा सा नोट आउट कर लेना, ठीक है, कि आपका किन किन चीज़ों के लिए प्रयोग कर रहे हैं जो मंडलाग्र और करपत्र है उसका। तो मेनली आपका लेखन और छेदन, ठीक है, इन दोनों कर्म के लिए मेनली जो है प्रयोग किया जाता है मंडलाग्र और करपत्र का। फिर बात करते हैं आपका मुद्रिका हो गया, ठीक है। मुद्रिका अर्धधार, उत्पल, नक्षत्र और आपका वृद्धि पत्र है। इसका मेनली कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, तो आपका मेनली इसका भी छेदन और आपका भेदन कर्म के लिए मेनली इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ नोट आउट करना, ठीक है। ये इसमें थोड़ा सा आपका लिखने में थोड़ा सा मैं भूल गया, ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा नोट आउट करना पड़ेगा। तो मुद्रिका, अर्धधार, उत्पल, नक्षत्र और वृद्धि पत्र का छेदन और भेदन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार अगर बात करें तो आपका आरा हो गया, ठीक है, आरा हो गया, और आपका जो सरारी मुखी है, ठीक है, सॉरी, आरा हो गया, कुठारिका हो गया, ठीक है, और आपका जो वेतस पत्र और व्रीहिमुखी है, इनका जो प्रयोग है वो क्या है, सूची वेदन के लिए किया जाता है, सूची वेदन के लिए, ठीक है, सूची वेदन के लिए मेनली जो है इनका प्रयोग किया जाता है। तो सूची वेदन के लिए इसको आप याद रखना, ठीक है। इसके बाद में बात करें आपका जो अगला जो आता है वो क्या है, आटी मुख, सरारी मुख, ठीक है, आटी मुख हो गया, सरारी मुख हो गया, और आपका जो है अंतर्मुख हो गया, ठीक है, सूची हो गया, कुशपत्र हो गया। इन सभी चीज़ों का जो प्रयोग है, ठीक है, त्रिकुर्चक हो गया, इसका जो मेनली जो प्रयोग है वो कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो विस्त्रावण कर्म के लिए इसका जो प्रयोग है वो क्या है, विस्त्रावण कर्म के लिए किया जाता है, विस्त्रावण कर्म के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद वड़िश तथा दंत शंकु जो है उसका जो प्रयोग है वो क्या है, आहरण के लिए करते हैं, इसका जो प्रयोग है आहरण के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपका जो एषणी है, तो एषणी जो है उसको क्या है, ऐषण कार्य के लिए, ठीक है, ऐषण कार्य मतलब अनुलोमन करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जो आपका सूची है उसको क्या है, सीवन के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, सीवन के लिए प्रयोग करते हैं। और जो आपका करपत्र होता है, ठीक है, करपत्र आपका रिपीट हो गया है, यहाँ पे करपत्र नहीं आएगा, सूची आएगा, सूची हो गया, ठीक है, इतना ही है। करपत्र का आपका मेनली जो है वही है कि लेखन और छेदन कर्म के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है मेनली। मैं एक्चुअली साइड में इसका लिखना भूल गया था, तो ये काम आप लोगों को इस नोट्स में करना है, ठीक है, ये चीज़ को आप ऐड कर लेना। फिर उसके बाद में बात करते हैं आचार्य सुश्रुत ने अष्ट शस्त्र कर्मों के कार्य के आधार पर जो धार है उसका निश्चय किया है। तो जो धार लगाते हैं उसके विषय में क्या बोले हैं, जैसे कि छेदन के लिए मेनली जो है आपका अर्धकैशी की, यानी कि केस से आधा जो है
आधी जो है मेनली जो है जो शस्त्र है उसका धार प्रमाण होना चाहिए। ठीक है, तो छेदन कर्म के लिए अर्धकेशिकी होना चाहिए, यानी कि केश से आधी जो है शस्त्र का धार होना चाहिए। ये आपको बोला गया है। विस्त्रावण या वेधन कर्म कराना है तो उसके लिए कैशिकी यानी कि केशवत जो है धार होना चाहिए। ठीक है, तो विस्त्रावण और वेधन कर्म के लिए आपका क्या है, केशवत धार होना चाहिए, कैशिकी। लेखन कर्म के लिए अर्ध मसूर पत्र। ठीक है, अर्ध मसूर पत्र जो है मेनली धार होना चाहिए शस्त्र का। और भेदन कर्म के लिए मसूर पत्र सम यानी कि मसूर पत्र के समान जो है धार होना चाहिए। ये मेनली यहाँ पे बताया गया। फिर उसके बाद में बात करते हैं शस्त्र फलक की जो लंबाई है। तो शस्त्र फलक की जो लंबाई है वो 1.5 आधा अंगुल तक होनी चाहिए। तो शस्त्र फलक की लंबाई कितनी होनी चाहिए, आधा अंगुल जो है उसकी लंबाई होनी चाहिए। ये यहाँ पे बताया गया। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, एक चीज़ बस इसमें स्किप हो गया था, उसको भी मैंने यहाँ पे करेक्ट कर दिया, तो वो चीज़ आप लोग नोट आउट कर लेना। तो आज की जो क्लास है उसको अपन यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे आप लोगों को बताऊँगा। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।